Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher. I hope you all are happy and healthy at home. So now start the next topic for class 12, Kirchhoff's law. In 1942, a German physician, Kirchhoff, explained the complicated circuit of current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं या फिर हम ये कहें कि बंच ऑफ या फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल्स का जो भी बंच है वो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो हम किरचॉफ्स लॉ में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ओम्स लॉ को इसमें एक्सटेंड किया गया है, ओम्स लॉ को इसमें ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। तो किरचॉफ ने उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दो लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ दैट इज कॉल्ड जंक्शन लॉ या हम इसे कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो व्हाट इज अ जंक्शन? जंक्शन कहते हैं हम जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें आकर मीट करती हैं, राइट? तो अब अगर नंबर ऑफ करंट एक पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं, सपोज कीजिए यहां से करंट I फ्लो हो रहा है I1, यहां से करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो यहां पर जो टोटल करंट जो आएगा वो कितना होगा? दैट इज I1 प्लस I2 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज यहां से मूव करेगा और इतना ही चार्ज यहां से मूव करेगा, वो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कहीं ना कहीं तो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? The charge neither be created or nor be destroyed, so amount of charge will be the constant in that condition. So हमेशा किसी भी जंक्शन पर मिलने वाला करंट, the amount of total current meet at a junction is always equal to 0. We can represent it by sigma of I is equal to 0. Clear? So that was the Kirchhoff first law या फिर हम इसे कहते हैं जंक्शन लॉ। Clear? किसी भी जंक्शन पर मिलने वाला टोटल करंट कितना होगा? 0 होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं दैट वाज, अगर हम इसको I3 का नाम दें तो दैट वाज कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और वी कैन से दैट I1 प्लस I2 माइनस ऑफ I3 इज इक्वल टू 0, राइट? I3 हमने नेगेटिव में लिया है, या हम इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। I3 ट्रांसफर कर दीजिए, तो देन I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, राइट? सो दैट वाज द जंक्शन लॉ, या हम इसे कहते हैं जंक्शन रूल ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ। सो फॉर नेक्स्ट, ये बहुत इजी है। तो ये किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ या हम इसे कहते हैं द लूप लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले लूप किसे कहते हैं? किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक क्लोज सर्किट जिसे हम कहते हैं उसे हम लूप का नाम देते हैं, राइट? सपोज कीजिए वी हैव अ सेल ऑफ EMF E and it is connected to the external resistance R, and another cell and the another resistance, that is R1 and R2, are also connected in the another, that was the cell E1 and E2. ठीक है, another resistance is connected to the another cell of EMF E. In that circuit, that was a closed loop. अब यहां से इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे लूप, राइट? और इसी लूप में जो टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है, यानी कि इसके अंदर का जो टोटल पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यही हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है, यानी कि लूप लॉ कहता है, राइट? द टोटल
potential enclosed in a loop is equal to 0, right? Summation of E या potential difference delta V is equal to 0 in a loop. तो ये है आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम इस डायरेक्शन में एक लूप में एक डायरेक्शन ले लीजिए, ठीक है। साइड में लिख दीजिए सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम इस किरचॉफ लॉ को इस लूप में एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम इस लूप में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लें, दैट इज इन दैट वन डायरेक्शन, हम किस तरफ चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सपोज कीजिए E1 रेजिस्टेंस, E1 जो सेल है उससे करंट फ्लो हो रहा है I1 और E2 जो सेल है उससे करंट फ्लो हो रहा है I2, ठीक है। अब ये टोटल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर नीचे आ गया, दैट वाज I1 प्लस एंड I2, यानी कि I1 प्लस I2। यहाँ पर कौन सा लॉ फॉलो होगा, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। और अदर यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारी दो लूप बन गई, ठीक है। यहाँ से करंट I1 फ्लो हुआ, यहाँ से I2, और इस जंक्शन से टोटल करंट कितना है, I1 प्लस I2। ये है रेजिस्टेंस R3, तो यहाँ से I1 प्लस I2 गया, सेम एज I1 प्लस I2 इस तरफ आया, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा दैट वाज I2, और यहाँ से जो ऊपर जाएगा दैट वाज I1, ठीक है। क्योंकि इस ब्रांच में जो करंट है वो सेम रहेगा और इस ब्रांच में भी करंट हमेशा सेम रहेगा ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ या सेल कॉम्बिनेशन, क्लियर। तो इस तरह से हमारी ये जो दोनों लूप है इसमें टोटल पोटेंशियल 0 होगा। अब इसी लॉ को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन। इस केस में यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर जा रहे हैं, हमने जो फर्स्ट लूप में जो डायरेक्शन ली है वो इस तरह से ली है, ठीक है। दैट वाज द लूप फर्स्ट इन लूप फर्स्ट। तो फर्स्ट लूप में देखिए जब भी हम डायरेक्शन लेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव ईएमएफ में, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको पॉजिटिव में रखेंगे, तो प्लस E1, राइट। अब यहाँ के बाद जो नेक्स्ट पोटेंशियल है इस लूप में, इस तरफ से चलना स्टार्ट किया हमने, E1 से स्टार्ट करते हैं, इस तरफ से चल रहे हैं और यहाँ से फिर इस सेल के लिए आ जाइए। अब जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, राइट। क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसको हम नेगेटिव में लेंगे, दैट इज माइनस ऑफ E2। ये याद रखना है आपको, जब हम पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव में लेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, और जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, क्लियर। एंड दैट इज इक्वल टू द, अब इन दोनों का भी सेल का कोई पोटेंशियल होगा, इसके बाद हमने ये कैलकुलेट किया, लेकिन जब करंट और रेजिस्टेंस का इक्वल करेंगे तो इनको इक्वल देन में लिखेंगे। ये आपका एक सिंपल तरीका है समझने के लिए और इससे आपको याद भी रहेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, दैट वाज, अब इस रेजिस्टेंस का कोई पोटेंशियल होगा, दैट वाज I2 into R2, ठीक है। अब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, लेकिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। तो इस केस में अपोजिट डायरेक्शन के लिए दैट वाज इक्वल टू द माइनस I2 into R2, और फिर इसके बाद इस रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में जाके इस तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि हमने लूप की डायरेक्शन ये मानी है, ठीक है। तो अभी इस तरफ से मूव करेंगे, दैट मींस इसका पोटेंशियल क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज I1 into R1, दैट वाज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट लूप, पॉजिटिव नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम फर्स्ट लूप में एक इक्वेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ। इसको इस तरफ ले आइए, ठीक है। तो टोटल सम ऑफ पोटेंशियल,
इसका पोटेंशियल सेल का, इन दोनों सेल का पोटेंशियल और इन दोनों रेजिस्टेंस का जो टोटल सम है पोटेंशियल का, वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। जैसे देख लीजिए, दैट इज E1 माइनस E2 प्लस I2 R2 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सिमिलरली इन लूप 2, अब सेकंड लूप में भी डायरेक्शन लीजिए। हमने ये डायरेक्शन, आप इस तरह से भी डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस तरफ से इसलिए ले रहे हैं ताकि हम E2 को पॉजिटिव रख सकें, ताकि इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो देखिए, इसमें देखिए, पहले तो इस लूप की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं ऐसे, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि E2 क्या आएगा? ये है इन लूप सेकंड लूप के लिए। तो E2 को लेंगे क्या? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, दैट इज E2, और यहाँ पर अदर कोई सेल नहीं है, राइट? सो दैट इज इक्वल टू द, इसका पोटेंशियल कितना होगा? दैट इज I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल होता है I इंटू R, V इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, राइट? तो I1 प्लस I2 इंटू R3। अब यहाँ पर फिर से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके बाद ये रेजिस्टेंस आता है इस लूप में, तो दैट इज आल्सो बीइंग प्लस, दैट इज I2 इंटू R2। So that was the equation for the second loop according to the Kirchhoff second law। तो इस तरह से हम दो इक्वेशन बना सकते हैं इसमें, और इस टाइप के सर्किट्स के वैल्यू ऑफ करंट या वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ईएमएफ या रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ठीक है, कि किस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है या किस सेल से कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर क्लास? तो इस तरह से हम दोनों लॉ को यूज करके इस टाइप के सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट मैं आपको क्लास में बताऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज बेस्ड ऑन द किरचॉफ लॉ। क्लियर? सो अब ये बात, पहला लॉ तो डिपेंड करता है, इट इज बेस्ड, सॉरी, फर्स्ट लॉ डिपेंड करता है, या फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो सेकंड लॉ है, किरचॉफ सेकंड लॉ बेस्ड करता है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉयड, इट विल बी द सेम, राइट? तो इस लूप में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रहेगी? टोटल लॉस ऑफ एनर्जी 0 रहेगी, दैट मीन टोटल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।